हेलो एवरीवन। 15वें ब्रिक्स समिट के समापन के साथ ही भारतीय कूटनीति की एक जीत के तौर पर इसे देखा जाना चाहिए, क्योंकि भारतीय विदेश नीति काफी हद तक यहां पर सफल रही है। इसके विस्तार के साथ साथ यहां पर ब्रिक्स की यहां पर वैश्विक एक उपस्थिति जो होती है वो भी यहां पर बढ़ी है और पश्चिमी देशों की चिंताओं को भी यहां पर दरकिनार करके ब्रिक्स को और भी ज्यादा मजबूत करने में भारत सफल रहा है। आज हम इसी मुद्दे को लेकर थोड़ा सा डिटेल करके देखेंगे किस तरीके से ब्रिक्स समिट यहां पर रहा, कौन कौन से मुद्दे हैं जो कि भारतीय विदेश नीति की वैश्विक स्तर पर एक नेता के रूप में बनने में भारत की यहां पर हेल्प करता है और चीन को किस तरीके से यहां पर ब्रिक्स समिट में झटका लगा है। आइए इन मुद्दों को लेकर एक एक करके सारे मुद्दों को समझते हैं। सबसे पहली जो चीज है यहां पे देखा जाए, सबसे पहले हम ब्रिक्स को थोड़ा सा समझ लेते हैं। जो वर्तमान एक स्थिति आपको है और जो पहले की जो स्थिति ब्रिक्स की है, उन दोनों का एक मूल्यांकन करते हैं, क्योंकि जो विस्तार हुआ है उस विस्तार से पहले का ब्रिक्स कैसा है और विस्तार के बाद यहां पे ब्रिक्स कितना बदल जाने वाला है। सबसे पहले अगर हम यहां पे देखते हैं, ये आप देख सकते हैं ब्रिक्स का ये जो नंबर है 2019 की एक स्थिति है जिसमें 5 देश आपको देखने को मिलते हैं, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। 5 देशों का एक संगठन है ब्रिक्स, जिसमें यहां पर हर एक अक्षर में एक देश का ये नाम शामिल है। अब अगर इसमें देखें तो ब्रिक्स जो है 2019 तक यहां पे करीब 3 बिलियन लोगों का यहां पे पॉपुलेशन वाला एक संगठन था, जो वर्ल्ड की जनसंख्या का करीब 42% का प्रतिनिधित्व करता है। दूसरा यहां पे जीडीपी के आधार पे अगर हम देखें तो करीब 21 ट्रिलियन यहां पर जीडीपी है इन 5 देशों के मिलाकर, जो वैश्विक जीडीपी का यहां पर आपको 23% का प्रतिनिधित्व करता है। इसी तरीके से वैश्विक क्षेत्र की अगर हम बात करें तो 40 मिलियन वर्ग किलोमीटर का एरिया इनके 5 देशों के अंतर्गत आता है, जो वर्ल्ड का यहां पर देखा जाए तो 30% है। तो एक तरीके से देखा जाए तो बड़ा यहां पे जीडीपी के लिहाज से, टेरिटरी के लिहाज से और आपको पॉपुलेशन के लिहाज से एक बड़ा प्रतिनिधित्वकर्ता समूह है आपका। इसके अलावा मैप में अगर हम देखें तो यहां पर आप देख सकते हैं अलग अलग देशों के संगठन के साथ साथ अलग अलग महाद्वीपों में भी इनकी उपस्थिति है। लाइक जैसे आप भारत और इसमें देख सकते हैं चाइना को, जो कि एशिया का यहां पे प्रतिनिधित्व करते हैं। रशिया को आप यूरोप और एशिया दोनों के प्रतिनिधित्वकर्ता के रूप में देखते हैं। अफ्रीका को आप देख सकते हैं कि यहां पे साउथ अफ्रीका जो है वो अफ्रीका का एक प्रतिनिधित्व करता हुआ दिखाई देता है, और ब्राजील जो है वो आपको दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करता है। इसके अलावा एक ग्लोबल साउथ की जो अवधारणा है वो भी इसमें आपको समाहित हो जाती है, क्योंकि भारत जो है वो दक्षिण एशिया में आता है। दूसरा यहां पर अगर हम देखें तो साउथ अफ्रीका जो है वो आपको अफ्रीका का दक्षिणी भाग है। उसी तरह दक्षिणी अमेरिका जो है उसमें आपको ब्राजील आता है। तो एक तरीके से ग्लोबल साउथ की जो एक अवधारणा है, साउथ साउथ यहां पे कोऑर्डिनेशन है, वो भी इसमें आपको दिखाई देता है। इसके अलावा जैसा कि हम यहां पे बात करते आए हैं, ये तो 2019 की एक स्थिति हमने नंबर्स में देखी। अब आप बात करते हैं अभी हाल फिलहाल जो यहाँ पे एक विस्तार की स्थिति 2023 पे देखिए। 2019 के बाद 2023 में जो आपको यहाँ पर विस्तार देखने को मिलता है उसको भी देखिए, क्योंकि 2019 के बाद अभी जो 2023 में जिस तरीके से परिवर्तन हुआ है उसमें कौन से देशों के इसमें विस्तार दिया गया है, किस तरीके से घटनाक्रम आपको चेंज हुए हैं। सबसे पहले देखते हैं हम यहाँ पे देखिए रेड सर्कल में है। रेड सर्कल में आपको पुराने देशों को इसमें दिखाया गया है, और ग्रीन जो है यहाँ पे वो ग्रीन आपको दिखाया गया नए देश शामिल किए गए। तो नए यहाँ पे 6 देशों, उनके नाम ध्यान रखिएगा, ठीक है। कितने देशों को शामिल किया गया? 6 देशों को। तो सऊदी अरब हो गया, इजिप्ट यहाँ पे हो गया, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको मिस्र है, ये सऊदी अरब है, ये आपका यहाँ पे इथोपिया है, यहाँ ईरान देख सकते हैं, और ये आपको यूएई देख सकते हैं। तो ईरान, यूएई, इथोपिया, सऊदी अरब, इजिप्ट, 5 यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको अफ्रीका और एशिया से मिलकर आते हैं, और एक कंट्री यहाँ पर आप अर्जेंटीना को भी इसमें आप शामिल होते हुए देख सकते हैं। तो इस तरीके से इनका विस्तार हो गया है। टोटल 11 देश अब हो चुके हैं। अब 11 देशों के विस्तार के बाद की इनकी स्थिति कितना प्रभावकारी हो गई है वो भी अगर हम समझ लें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जीडीपी जो है 2023 के मुकाबले भारत की 3.6 है, चाइना की 18.4 है, टोटल बात करें 29% है। सऊदी अरबिया यहाँ पर देखा जाए तो एक जो है $1 ट्रिलियन इकोनॉमी है, जो यहाँ पर आपको ब्रिक्स में अब शामिल हो गई है, जो इसकी विशेषता को और बढ़ा देता है। इसके अलावा देखा जाए तो विश्व के 29% का यहाँ पर आपको जीडीपी कह सकते हैं कि प्रोजेक्शन जो है जीडीपी का यहाँ पर प्रतिनिधित्व अब ये करते हैं। इसी तरह पॉपुलेशन की बात करें तो विश्व की 46% जनसंख्या का यहाँ पे आपको प्रतिनिधित्व करते हैं। विश्व के जो 2 सबसे बड़े देश हैं, इंडिया और चाइना, वो भी यहाँ पर देखा जाए तो ब्रिक्स के सदस्य हैं। ऑयल प्रोडक्शन के लिहाज से देखा जाए तो यहाँ पर आपको विश्व के 43% ऑयल प्रोडक्शन का करने वाले जो देश हैं वो यहाँ पर आपको इसका हिस्सा बन गए हैं, जिसमें आप देख सकते हैं जैसे कि यूएई आपका है, ईरान है आपका, और सऊदी अरब है, रशिया है। इन देशों के यहाँ पे आपको विश्व के यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा ऑयल उत्पादक देश के रूप में हैं।
इसके अलावा हम एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स को यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 25% यहाँ पे इसका प्रतिनिधित्व करने वाले यहाँ पे देशों का ये समूह है। तो आप देख सकते हैं इसका इंपॉर्टेंस यहाँ पर कितना ज्यादा यहाँ पर आपको बढ़ चुका है। तो इस तरीके से आपको देखा जाए तो इनकी इंपॉर्टेंस अपने के दृष्टिकोण से काफी बढ़ जाती है। इसके अलावा जैसे कि हम अर्जेंटीना को देखें तो यहाँ पर आपको लिथियम का बड़े भंडार हैं इस देश में, और क्रिटिकली मेटल, क्लीन एनर्जी और ट्रांजिशन आपको देखने को मिलता है। वहीं हम इथोपिया की अगर बात करें तो यहाँ पर ये इथोपिया में बिलियंस डॉलर की यहाँ पर आपको देखा जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर योजनाएं यहाँ पे चाइना के द्वारा ओपन की जा चुकी हैं। तो इस तरीके से ओवरऑल पर्सपेक्टिव जो है वो आपको ब्रिक्स के काफी चेंज हो गए हैं। अब आइए यहाँ पे समझ लेते हैं इस सम्मेलन के दौरान जो घटनाएं हुई, जो चीजें डेवलप हुई हैं वो क्या क्या रही हैं, किस तरीके से ये कितना हेल्पफुल रहेगा और भारतीय विदेश नीति यहाँ पर कितनी प्रभावकारी रूप में इसमें देखने को मिली। सबसे पहले देखिए तो ब्रिक्स समिट को स्टार्टिंग में ये इस तौर पर जरूर देखा जा रहा था कि चाइना यहाँ पर अपने लोगों को और पश्चिम देशी विरोधी देशों को यहाँ पर इसका सदस्य बनाना चाहता है, लेकिन भारत ने यहाँ पे ऐसे देशों को इसमें आने से यहाँ पर कुछ मानकों को सेट करके दूर कर दिया। सबसे पहले यहाँ पर उन मुद्दों को समझ ले। देखिए 15वां जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन यहाँ पे आयोजित किया गया, जिसमें हम ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका के शीर्ष नेताओं के द्वारा अगस्त 2023 में जोहानिसबर्ग दक्षिण अफ्रीका में इसका आयोजन यहाँ पे संपन्न हुआ था। तो एक तरीके से सबसे पहली चीज संपन्न कहां हुआ, जोहानिसबर्ग दक्षिण अफ्रीका में किया गया, और अध्यक्षता भी यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका ही कर रहा था। और इसकी जो इस वर्ष की यहाँ पर थीम थी ब्रिक्स और अफ्रीका, पारस्परिक रूप से त्वरित विकास, धारणीय विकास और समावेशी बहुपक्षवाद के लिए साझेदारी, जो इस वर्ष यहाँ पे ब्रिक्स में आपको महत्वपूर्ण रूप से देखने को मिलती है आपकी थीम। जोहानिसबर्ग सम्मेलन की जो प्रमुख बातें आपको देखने को मिलती हैं वो भी काफी स्पष्ट, और भारत की यहाँ पर विदेश नीति को एक काफी प्रभावकारिता इसमें देखने को मिलती है। इसी दौरान भारत के चंद्रयान ने लैंड भी किया था, चंद्रयान 3 ने मून पर, जो उसकी प्रभावशीलता को वहां पे और भी ज्यादा यहाँ पे प्राथमिकता दे देता है। देखा जाए तो बहुपक्षवाद और सुधार की इस पुष्टि में एक पहला जो मुद्दा इसमें उठाया गया, जिसमें ब्रिक्स नेताओं ने एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया बहुपक्षवाद के संदर्भ में, सभी देशों को मिल करके यहाँ पे बहुध्रुवी व्यवस्था को स्थापित करने को लेकर के, अंतर्राष्ट्रीय जो विधि है इंटरनेशनल लॉ और सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के प्रति एक प्रतिबद्धता की भी पुष्टि इसमें देखने को मिली। संयुक्त राष्ट्र और अन्य वैश्विक संस्थानों में विकासशील देशों की आवश्यकताओं के प्रति अधिक प्रतिनिधित्व और उत्तरदायी बनाने के लिए उसमें सुधार की आवश्यकताओं पर इसमें बल दिया गया। तो बहुपक्षवाद का एक बड़ा मुद्दा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ऐसी संस्थाएं जहां पे अमेरिका, यूरोपीय देशों का ज्यादा प्रतिनिधित्व है, उसे यहां पर अब अन्य क्षेत्रों के देशों को भी प्रतिनिधित्व दिया जाए, इसको लेकर के चर्चा हुई। सदस्यता और प्रभाव के विस्तार को लेकर देखा जाए तो ब्रिक्स में लगातार चर्चा का विषय रहा था उससे पहले भी, जिसमें फ्रेंड्स ऑफ ब्रिक्स की बैठक यहां पर भाग लेने के लिए इसमें अफ्रीका और वैश्विक दक्षिण अर्थात ग्लोबल साउथ की अवधारणा के तहत यहां पे 15 देशों को आमंत्रित किया गया था इसकी सदस्यता के लिए। देखा जाए तो ये पहला चरण है विस्तार का ब्रिक्स में, जिसमें यहाँ पे 6 देशों को शामिल कर लिया गया है, अर्जेंटीना, अमेरिका, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात। इन सभी देशों को देखा जाए तो 1 जनवरी 2024 से ये आपको सदस्य बन जाएंगे। ऑफिशियली इन्हें नामित कर दिया गया है, बता दिया गया है, लेकिन ऑफिशियली यहाँ पे सदस्य बनेंगे 1 जनवरी 2024 को। और 40 से अधिक देशों ने ब्रिक्स में शामिल होने की यहाँ पर इच्छा व्यक्त की थी। ब्रिक्स के विस्तार के कारण क्या रहे हैं और यहां पर कुछ और मुद्दे, जैसे कि कॉमन करेंसी का एक मुद्दा यहां पर देखने को मिला, जो डॉलर को यहां पे निष्प्रभावी करके यहां पर उसकी जगह पे एक नई मुद्रा के चलन को आपस में व्यापार करने को लेकर बढ़ावा देने की भी बात की गई। ब्रिक्स के विस्तार के संबंध में देखा जाए तो चीन की एक रणनीतिक यहां पे इसे चाल के रूप में यहां पे देखा गया था कि चाइना जो है पश्चिम देशों के विरोधी देशों को इसमें शामिल करके इस गुट को या समूह को एक पश्चिम देशी विरोधी यहां पर खड़ा करना चाह रहा था और ऐसे ही देशों को इसका सदस्य बनाना चाह रहा था। लेकिन भारत लगातार इसका विरोध करता रहा और भारत ने यहां पर इसके विस्तार का समर्थन किया, लेकिन समर्थन के साथ साथ उन्हें मानक तय कर दिए कि यहां पर कोई भी देश का सदस्य किन आधारों पर बन सकता है। और इसके साथ साथ यहां पर यह भी कह दिया कि यहां पे देखिए किसी एक ही क्षेत्र के लोगों को हम इसमें शामिल नहीं करेंगे, बल्कि यहां पे अलग अलग क्षेत्र के लोगों को इसमें शामिल करके ब्रिक्स समूह को संतुलन बनाकर रखा जाएगा। ऐसा नहीं किया जाएगा जो कि ऑलरेडी यहां पर विश्व के अन्य ग्रुप्स में यहां पर चल रहा है, जिसके कारण चीन की यह चाल पूरी तरीके से निष्प्रभावी हो गई और कुछ लिमिटेड देशों को ही यहां पर आपको इसमें सदस्यता फिलहाल मिली है।
इसके अलावा साझा उद्देश्य के लिए समान विचारधारा वाले देशों की इसमें व्यापक संलग्नता को स्वीकार किया गया। अन्य समूहों में सीमित विकल्प और अवसर जो रहे हैं, पश्चिम विरोधी भावना और वैश्विक दक्षिण की एकता के संदर्भ में भी देखा गया। तो दक्षिण ग्लोबल साउथ को जरूर यहां पे मजबूत किया गया, लेकिन पश्चिम विरोधी भावना को यहां पर दरकिनार कर दिया गया है। साझा मुद्रा की जो बात यहां पर की गई है, जिसमें ब्रिक्स नेता ब्रिक्स देशों के बीच व्यापार निवेश के लिए एक साझा मुद्रा की संभावना यहां पर तलाश रहे हैं। उन्होंने वित्त मंत्रियों, केंद्रीय बैंकों, गवर्नरों और ऐसी मुद्रा की व्यवहार्यता, उसके लाभों का अध्ययन करने के लिए यहां पर इसे कार्य सौंपा गया है। अर्थात ब्रिक्स देश आपस में मिल करके इनके जो बैंक गवर्नर हैं और वित्त मंत्री हैं, वो अब यहां पर देखेंगे किस तरीके से एक कॉमन करेंसी ब्रिक्स की यहां पर लागू की जा सकती है, जो अमेरिकी डॉलर और अन्य प्रमुख मुद्राओं को उनकी निर्भरता को यहां पर कम कर सकेगा। इसके अलावा क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों को देखा जाए तो ब्रिक्स में भी यहां पर चर्चा का विषय रही। जैसे ब्रिक्स नेताओं ने कोविड-19 की महामारी, जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद, साइबर सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और निवेश जैसे क्षेत्रीय वैश्विक महत्व के मुद्दों पर यहां पर चर्चा भी की। साथ ही सभी देशों के लिए टीकों और चिकित्सा आपूर्ति के लिए एक समान पहुंच का भी यहां पे आह्वान किया गया। स्वास्थ्य अनुसंधान को लेकर के नवाचार में अपना सहयोग बढ़ाने के संकल्प को भी यहां पर मुख्य रूप से दर्शाया गया। बताते चलिए ब्रिक्स एक संगठन के तौर पर एक स्थिति जो है वो भी यहां पर मैं आपको बता दूं, ब्रिक्स एक ग्रुप के तौर पर कैसा है। तो इसकी शुरुआत देखा जाए तो एक अग्रणी उभरती अर्थव्यवस्थाओं के समूह के रूप में हुई, जिसमें हमने देखा ब्रिक्स रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका यहां पर इसमें शामिल हुए थे। इसमें 4 उभरती अर्थव्यवस्था अर्थात ब्राजील, रूस, भारत, चीन की यहां पर वर्णन ब्रिक के रूप में गढ़ा गया था और बाद में इसमें साउथ अफ्रीका शामिल हुआ। 2006 में देखा जाए तो ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की यह पहली बैठक हुई थी और इस दौरान समूह को औपचारिक रूप से यहां पर प्रदान किया गया। दिसंबर 2010 में देखा जाए ब्रिक्स में दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने के साथ इसका नाम यहां पर ब्रिक्स कर दिया गया। हिस्सेदारी की बात करें तो यहां पर 5 सबसे बड़े विकासशील देशों का समूह है। इनकी वैश्विक आबादी हमने देखी 41% है, वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में 24%, वैश्विक व्यापार में 16% की यहां पर हिस्सेदारी है। ब्रिक्स की अध्यक्षता की बात करें तो यह मंच जो होता है यहां पे BRICS यानी कि इसी अनुक्रम में देखा जाए तो आपको बारी बारी से प्रत्येक सदस्य देश के द्वारा 1 वर्ष के लिए इसकी अध्यक्षता की जाती है। अर्थात भारत ने प्रत्येक ने 2021 में यहां पर इसका अध्यक्षता की थी, जैसे कि इस बार साउथ अफ्रीका ने किया है। तो नेक्स्ट ईयर यहां पे ब्राजील करेगा, फिर रसिया करेगा, फिर इंडिया करेगा, फिर चाइना करेगा, फिर साउथ अफ्रीका करेगा। तो इस तरीके से यह क्रम चलता रहता है। इसके अलावा विश्व की अगर प्रमुख पहलों की बात करें जो इसके अंतर्गत की जाती हैं तो उसमें आपको न्यू डेवलपमेंट बैंक यहां पे शामिल किया गया, जिसे वर्ष 2014 में फोर्टलीजा ब्राजील में आयोजित 6ठे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान ब्रिक्स नेताओं ने न्यू डेवलपमेंट की यहां पर स्थापना की थी और इसका मुख्यालय जो है संघाई चीन में है। इसके अलावा आकस्मिक आरक्षित व्यवस्था और ब्रिक्स भुगतान प्रणाली को लेकर भी थोड़ा सा यहां पर समझ लीजिए, जो कि चर्चा का विषय रही। वर्ष 2014 में देखें तो ब्रिक्स देशों की सरकारों के आकस्मिक आरक्षित व्यवस्था की स्थापना पर यहां पर एक संधि पर हस्ताक्षर किए गए। इसका उद्देश्य यह था कि अल्पकालिक भुगतान संतुलन के दबाव को रोकना, पारस्परिक समर्थन प्रदान करना और ब्रिक्स के देशों की वित्तीय स्थिरता को यहां पर सुदृढ़ करना था, जो कि वैश्विक व्यापार और कह सकते हैं बाजार प्रणाली से यहां पर प्रभावित ना होने पाए। ब्रिक्स भुगतान प्रणाली को लेकर भी यहां पर चर्चा हुई है, जिसे हम यहां पर स्विफ्ट कहते हैं, जिसके तहत भुगतान प्रणाली के विकल्प के तौर पर एक नए भुगतान प्रक्रिया को प्रारंभ करना है। सीमा शुल्क समझौते को लेकर भी यहां पर देखा जाए तो इस संगठन में लगातार चर्चा होती रही है। ब्रिक्स देशों के बीच व्यापार परिवहन के समन्वय सुगमता के लिए सीमा शुल्क समझौते पर यहां पर हस्ताक्षर किए गए हैं। सुदूर संवेदन उपग्रहों के मध्य यहां पे डेटा साझेदारी को लेकर भी समझौता हुआ है, जिसके तहत ब्रिक्स देशों के विशिष्ट सुदूर संवेदन उपग्रहों के एक वर्चुअल नक्षत्र मंडल यहां पे बनाया गया है, जिसमें अभी यहां पर 6 उपग्रह शामिल हैं। 2 देखा जाए तो भारत और चीन के हैं, एक रूस का है और एक ब्राजील चीन सहयोग से प्रक्षेपित आपका उपग्रह इसमें शामिल है। तो इस तरीके से देखा जाए तो भारत ने चीन की मंशा को दरकिनार करते हुए यहां पे ब्रिक्स के सफलता को यहां पे सुनिश्चित किया। ब्रिक्स एक संगठन के तौर पे ज्यादा प्रभावी रहे और चीन के प्रभाव से दूर रहे और पश्चिमी देशों के कह सकते हैं विरोधी गुट के रूप में यहां पे ना बनने पाए। साथ ही यहां पर वैश्विक देशों के यहां पर सभी क्षेत्रों के एक प्रभावकारी यहां पर
संतुलन स्थापित बना रहे, सभी क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व इसमें मिले, इन चीजों को भी उसने सुनिश्चित किया है और चीन की यहाँ पे रणनीति को पूरी तरीके से विफल कर दिया है। तो इस तरीके से आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।